इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। नित्या जाते हुए सुधांशु को देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, ओ मिस्टर एरोगेंट। सुधांशु नित्या की आवाज पर मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट कॉल मी दैट नेम। नित्या सुधांशु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, यू नो व्हाट, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। सुधांशु नित्या के सामने खड़ा होते हुए बोला, सो लेट मी टेल, किसी बिजनेसमैन की बेटी हो हाँ, या किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। नित्या हल्का मुस्कुराकर बोली, तीनों मिक्सअप हूं। सुधांशु बिना किसी भाव के नित्या को देखते हुए बोला, नीस बट स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर सुधांशु काउंटर की तरफ चला जाता है जहां पर एडमिशन हो रहा था। नित्या जाते हुए सुधांशु को देखने लगती है और मुड़कर विप्लव से कहती है, उसका नाम क्या है। विप्लव एटीट्यूड में बोला, उसने कहा ना दूर रहना, सो वाई डू यू वॉन्ट टू स्टिक अराउंड लाइक अ लीच। नित्या विप्लव की बात पर बोली, क्योंकि मैं कभी किसी का उधार नहीं रखती। रिया विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी शायद हमें यहां से चलना चाहिए। विप्लव रिया की बात पर अपना सिर हिलाता है और रिया के हाथ को पकड़कर सुधांशु के पीछे चला जाता है। नित्या उन लोगों को जाता हुआ देखती है कि पीछे से एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। नित्या पलटकर उस लड़के से बोली, यार शौर्य, अगर तुम इस तरीके से लेट करोगे ना तो मैं भाई से कह दूंगी कि मैं अकेले आ जाऊंगी कॉलेज। एक तो भाई ने तुम्हें बॉडीगार्ड की तरह मेरे पीछे लगा रखा है। शौर्य, जो कि रौनक का भाई था, नित्या की बात पर अपने कान पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नित्या शौर्य के हाथ को नीचे करते हुए बोली, यार ऐसी हरकत करना बंद करो, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, चलो अंदर, एडमिशन का वक्त हो गया है। शौर्य अपना सिर हिलाता है और दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओबरॉय कंपनी। सम्राट का केबिन। सम्राट फाइल्स के बीच खोया हुआ था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और अमृत अंदर आता है। सम्राट सिर उठा अमृत को देखते हुए बोला, क्या हो गया। अमृत सम्राट के सामने बैठते हुए बोला, वही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, तुम्हारे और सोना के बीच में झगड़ा हुआ है क्या। सम्राट अमृत की बात पर बोला, यार तुम काम पर ध्यान दो ना, मैंने पहले ही कह रखा है कि घर के डिस्कशन हम ऑफिस में नहीं करेंगे, तो तुम इस बात को यहाँ क्यों निकाल रहे हो। अमृत अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, इसका मतलब तुमने जरूर सोना को कुछ कहा है, तो बताओ क्या कहा है तुमने सोना को। वो काफी उदास नजर आ रही थी। सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोला, हम दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई थी, अभी नहीं 2 दिन पहले, बस हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अमृत सम्राट को घूरते हुए बोला, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, बात न करने वाला जो तमाशा है तुम्हारा है, सोना ऐसी लड़की नहीं है, मतलब तुमने ही कुछ किया है। सम्राट अपनी आईब्रो को हल्का सा रब कर अमृत से बोला, तुझे पता है मैं अपनी सारी टेंशन सिर्फ 2 लोगों से डिस्कशन करता हूं, एक तुझसे और दूसरा राजीव से। सम्राट की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये तुम्हारी बचपन की आदत है, तो क्या हो गया। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, सोना डांस करना चाहती है क्योंकि पहले वो एक स्कूल में डांस टीचर थी। अमृत सम्राट की बात पर बोला, तो इसमें गलत क्या है, जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल तो हर कोई करता है ना। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, तुम्हें पता मुझे डांस नहीं पसंद। अमृत अजीब नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम अपनी पसंद और नापसंद के चलते सोना की पसंद को मारना चाहते हो। सम्राट इरिटेट होकर बोला, मैं अपनी मर्जी उस पर नहीं थोप रहा हूं, मैंने उससे कहा कि करियर बनाने के और भी फील्ड होते हैं, लेकिन वो डांस करना चाहती है। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो, मुझे पता है वो तुम बहुत जल्दी करते हो। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रहा, वो जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, अगर वो उस कंपटीशन में जीत जाती है तो उसे सीधा बॉलीवुड में एजे डांस टीचर करियर डेवलप करने का मौका मिलेगा। सम्राट की बात पर अमृत खुश होकर बोला, ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोना के लिए, तो तुम मना क्यों कर रहे हो। सम्राट अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, लेकिन जो डांस कंपटीशन है वो सिंगल का नहीं है, बल्कि एक पार्टनर के साथ है। सम्राट की बात पर अमृत हंसते हुए बोला, अब असली मांजरा मुझे समझ आ रहा है, तुम नहीं चाहते कि सोना किसी लड़के के साथ डांस करे। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, करेक्ट, एग्जैक्टली, मैं यही नहीं चाहता कि सोना किसी लड़के के साथ डांस करे। अमृत कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर बात यह है तो तुम्हें सीधा सोना से बात करनी चाहिए। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं सोना से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने वो किया। डेविड अंदर आते हुए बोला, राजीव की मॉम फ्री है।
सम्राट डेविड को घूरते हुए बोला, तुम नॉक करके नहीं आ सकते? डेविड सम्राट की बात पर अकड़ कर बोला, नहीं। सम्राट अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें किसी दिन गोली मार दूंगा। डेविड सम्राट के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बॉस? क्या मैंने आप दोनों भाइयों के बीच के रोमांस में कबाब में हड्डी बनने का काम किया? अमृत डेविड को अपना मिडल फिंगर दिखाते हुए बोला, वो काम तुम करते हो, मैं नहीं, मेरी बीवी है। डेविड अपनी 2 उंगली को गोल शकल बना अमृत के मिडल फिंगर में डालते हुए बोला, लेकिन क्या फायदा बॉस, आपने अभी तक अपनी वाइफ को एक चुम्मी भी नहीं दी। ये कहते हुए डेविड अमृत को फ्लाइंग किस पास करता है। अमृत सम्राट से बोला, अगर ये इंसान एक अच्छा डिटेक्टिव नहीं होता तो मैं खुद इसे गोली मारकर सूली पर चढ़ा देता। डेविड अमृत की बात पर उसे अपना जीभ दिखा देता है। तभी राघव केबिन में आते हुए सम्राट से कहता है, बॉस, शालीमार होटल में आपका एक मीटिंग है। सम्राट राघव की बात पर अपना सिर हिलाता है, फिर डेविड की तरफ देखते हुए कहता है, भैरवी विलास में क्या हाल चाल है? और डेविड सम्राट की बात को बीच में काटकर बोला, डोंट वरी बॉस, भैरवी विलास में अभी तक कोई नहीं आया है और उससे भी जरूरी असम की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई। सम्राट इरिटेट होकर बोला, आई डोंट नो आगे क्या क्या होगा। अमृत कटाक्ष करते हुए बोला, ये तो तुम्हें गोली मारने से पहले सोचना चाहिए था, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सम्राट अमृत की बात पर बोला, मैं निपट सकता हूं। इतना कहकर सम्राट अपने केबिन से बाहर चला जाता है। डेविड अमृत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आई थिंक तुम्हारे भाई को कुछ समझाना मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। अमृत डेविड के कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचकर बोला, और तुमसे किसने कहा कि मैंने आज तक अपनी बीवी को एक किस भी नहीं किया? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। डेविड अमृत की बात पर उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, आपको क्या लगता है बॉस, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? अमृत डेविड को खुद से दूर झटक कर बोला, तुम जैसे बेशर्म इंसान से क्या ही बात करना, जो अपने बाप तक के पर्सनल मोमेंट का जासूसी करता है। डेविड अपने लंबे बालों को चोटी बनाते हुए बोला, करना पड़ता है बॉस, क्योंकि अक्सर अपनों के भेष में सांप की तरह कोई भी फन फैलाकर डस सकता है। इतना कहकर डेविड केबिन से बाहर चला जाता है। अमृत डेविड को जाता हुआ देखता है, फिर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। शाम का वक्त, शालीमार होटल। सम्राट अपना मीटिंग कंप्लीट कर होटल से बाहर पार्किंग एरिया में आता है। उसके बॉडीगार्ड्स उसे कवर कर लेते हैं। अचानक एक बॉडीगार्ड के सीने पर गोली लगती है। सारे बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और सम्राट को घेर लेते हैं। सम्राट इधर उधर देखने लगता है तो उसे सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे से राइफल पकड़ा एक आदमी नजर आता है। सम्राट अपनी सरसरी नजर चारों तरफ घुमाता है और अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, सब के सब जल्दी कार तक पहुंचो, हमें ट्रैप किया गया है। सम्राट की बात पर सारे बॉडीगार्ड सम्राट को कवर करते हुए जल्दी से कार की तरफ ले जाने लगते हैं। तब तक फायरिंग तेज हो चुकी थी। वहां पर जो आम जनता थी वो सभी वहां से भाग चुकी थी, क्योंकि गोली में किसी को मरना नहीं था। सम्राट अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चला रहे लोगों का बराबर सामना करने लगता है। तभी सम्राट के सामने खड़े बॉडीगार्ड को गोली लगती है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है और एक गोली सीधा आकर सम्राट के कंधे पर लगती है, जहां से खून निकलने लगता है। सम्राट को दूसरी गोली लगती उससे पहले ही कोई आकर उसे अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है और सम्राट के हाथ से पिस्तौल ले उस तरफ शूट करता है। करीब 5 मिनट की गोलीबारी के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सम्राट अपने ऊपर गिरे लड़के को दूर करता है तो देखता है उसके पीठ पर गोली लगी थी और वो सम्राट के ऊपर में ही बेहोश हो गया था। सम्राट उस लड़के के चेहरे को थपथपाते हुए बोला, हे कौन हो तुम, अपनी आंखें खोलो। लेकिन वो लड़का अपनी आंखें नहीं खोलता। तभी वहां पर राघव बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और जल्दी से उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सम्राट वहीं पर खड़ा राघव से बोला, जो कुछ भी हुआ इस बारे में मेरे भाई, मेरी फैमिली, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी गई। राघव सम्राट की बात पर लगभग रोते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं राजीव सर से ये बात नहीं छुपा सकता। सम्राट अपनी पिस्तौल निकालकर राघव की कनपटी पर रखते हुए बोला, तुम मेरे असिस्टेंट हो या फिर राजीव के? राघव पिस्तौल को पकड़कर अपने माथे के बीचों बीच रखकर बोला, आप चाहो तो हमें जान से मार दो, लेकिन प्लीज राजीव सर को बताने से मना मत करो, क्योंकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही सम्राट ट्रिगर दबा देता है। तो राघव चिल्लाते हुए कहता है, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। सम्राट गन से राघव के गाल को थपथपा कर बोला, अभी जिंदा हो, अगर यहाँ जो कुछ भी हुआ इस बारे में तुमने किसी को बताया ना, तो सच में तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा मैं।
राघव की जैसे जान में जान आए हो, वो एक शब्द भी आगे सम्राट के सामने नहीं कहता। सम्राट अपनी कार में बैठते हुए बोला, पता करो इन सब के पीछे किसका हाथ है, और सबसे जरूरी बात, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई है उसके इन्फॉर्मेशन निकालो, और उसके इलाज में किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सम्राट कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, ओबरॉय विला चलो। ड्राइवर अपना सिर हिलाकर कार स्टार्ट कर देता है और उसकी कार ओबरॉय विला के लिए निकल जाती है। सम्राट ने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था, जिस कारण उसके जख्म से निकल रहा खून नजर नहीं आ रहा था। ओबरॉय विला। शाम हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने काम से विला वापस आ चुके थे। सम्राट मेन हॉल से होते हुए सीधा कमरे की तरफ चला जाता है। नीचे विप्लव, अदिति, अमृत, वैशाली बैठे हुए थे। सोना किचन में रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। विप्लव आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ सब लोगों को बता रहा था कि अमृत विप्लव से कहता है, वापी मुझे तुमसे एक काम था। सभी लोग अमृत की तरफ देखते हैं। वैशाली अमृत को घूरते हुए कहती है, अगर तुमने इसको इस वक्त बाहर जाने को कहा ना तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगी। अमृत वैशाली को कचरे की तरह साइड कर विप्लव से बोला, जरूरी काम यह है कि सम्राट और सोना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। सम्राट ने कहा है कि वो बात करेगा, लेकिन तुम्हें पता है मेल ईगोटिस्टिक इंसान है वो, इसलिए तुम्हें कुछ करना है। विप्लव अमृत की बात सुनने के लिए अपना कान उसके मुंह की तरफ कर देता है, तो अमृत उसे बताने लगता है। जैसे जैसे विप्लव सुन रहा था, उसके अंदर का शैतानी कीड़ा जाग रहा था। अमृत की पूरी बात सुनने के बाद विप्लव उछलते हुए बोला, कितने दिन बाद मुझे मस्ती करने को मिलने वाला है। अदिति जो कि सेब खाते हुए बैठी थी, अमृत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी जानना है, मैं भी मदद करूंगी। अमृत अदिति को शांत करवाते हुए बोला, बनी तुम चुप रहो, क्योंकि सम्राट के गुस्से को सहने की ताकत सिर्फ वापी में है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पूरी प्लानिंग बताऊंगा। लेकिन बाद में अदिति जिद करते हुए बोली, नहीं मुझे भी जानना है। वैशाली अदिति को शांत करवाते हुए बोली, तुम शांत रहो, हम ऑडियंस की तरह देखेंगे कि बागर बिल्ले का रिएक्शन का होगा। उन सभी की बात पर अदिति चुप हो जाती है और चारों एक दूसरे को देखते हैं और सम्राट के कमरे की तरफ चले जाते हैं। सम्राट का कमरा। सम्राट वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कोई उसके बिस्तर पर सोया हुआ था। सम्राट को लगता है कि वो सोना है। सम्राट एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है कि उसे सुबकने की आवाज सुनाई देती है। सम्राट ब्लैंकेट को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स नहीं खोलता। सम्राट उसके बगल में लेटकर ब्लैंकेट के ऊपर से सिर को थपथपा कर बोला, सोना रोना बंद करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं इनसिक्योर फील कर रहा था इसलिए मना कर रहा था। लेकिन सम्राट को जवाब में कुछ भी नहीं मिलता और वही वैशाली, अमृत और अदिति कमरे के दरवाजे को हल्का सा खोलकर एक दूसरे के सिर के ऊपर सिर रखकर अंदर हो रहे प्रोग्राम को देख रहे थे। तभी वहां पर सोना भी आ जाती है और उन तीनों को देखकर चौंक जाती है। सोना जैसे ही उन्हें कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, वैशाली उसे शांत रहने को कहती है और उसे भी अपने साथ खींच लेती है और चारों अंदर हो रहे प्रोग्राम को देखने लगते हैं। सोना बिस्तर पर लेटे विप्लव की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वो सम्राट की सॉफ्टटोन वाली बातों को सुनते हुए देखती है। इधर अंदर सम्राट लगातार विप्लव के सिर थपथपा रहा था, जैसे वो सोना के साथ अक्सर करता है। सम्राट विप्लव के सिर को थपथपाते हुए आगे बोला, मैंने उस दिन तुम्हें डांटा इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन विप्लव सम्राट की बात पर आगे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर सम्राट थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिनों से मैं तुम्हें गले लगा कर नहीं सो पाया। अदिति अपने मुंह पर हाथ रखे धीरे धीरे हंसने लगती है और वही सम्राट की अब रोमांटिक बातों को सुनकर विप्लव की हालत खराब हो रही थी। सम्राट विप्लव के सिर पर चूमकर बोला, सोना नाराजगी छोड़ दो ना, अगर मैं नाराज हो गया तो मानूंगा नहीं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। विप्लव ब्लैंकेट के अंदर से अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है, जिस पर सम्राट पीछे से विप्लव के कमर को पकड़कर कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा, यू नो नाउ व्हाट आई मीन। ये कहकर सम्राट विप्लव के कमर पर अपनी पकड़ थोड़ा और मजबूत कर ब्लैंकेट को उठाने लगता है, जिस पर विप्लव बिस्तर से नीचे गिर जाता है। सम्राट एक पल के लिए हैरान हो जाता है और जल्दी से विप्लव को उठाते हुए कहता है, सोना ये तुम क्या कर रही हो? ये कहते हुए सम्राट ब्लैंकेट को उठाता है और विप्लव को देखकर हैरान हो जाता है। विप्लव 2 कदम पीछे होकर अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, अभी तो आप मेरी इज्जत लूटने वाले थे ब्रो। सम्राट का चेहरा पूरा सर्द पड़ चुका था। सम्राट बिना किसी भाव के विप्लव से बोला, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। सम्राट की कोल्ड आवाज सुनकर विप्लव को अपने रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस होती है।
इसलिए वो जल्दी से कहता है, मैं ये प्लान मेरा नहीं था। सम्राट विप्लव को लगातार घूरने लगता है तो अमृत अंदर आते हुए कहता है, ये हम लोगों का प्लान था। सम्राट की नज़र सोना पर जाती है, जो कि अपने साड़ी को अपनी उंगली में लपेट रही थी। सम्राट सोना को बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोला, तुम भी इस प्लान में शामिल थी। सोना अवश थी। अदिति जल्दी से सम्राट से बोली, सोना दीदी नहीं थी, वो तो अभी आई थी। ये प्लान तो अमृत अंकल, वैशाली दीदी, विप्लव और मेरा था। अदिति की पूरी बात सुनने के बाद सम्राट विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है लड़की बनने का। चलो ठीक है, तुम्हारा सारा शौक निकाल दूंगा मैं। 1 महीने तक तुम्हें कोई भी स्पोर्ट्स कार एंड कार्ड्स नहीं मिलेंगे। तुम देख लो अपना खर्चा कैसे चलाओगे। विप्लव अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, ब्रो ये चीटिंग है। सम्राट सब लोगों को बारी बारी घूरने के बाद बोला, मेरी बीवी को छोड़कर यहाँ पर से सभी निकलो। सोना सम्राट के ऐसा कहने पर घबरा जाती है और सभी लोग सोना को एक नज़र देखकर वहां से चले जाते हैं। वैशाली सम्राट को मुक्का दिखाते हुए वार्निंग देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट अपने कदम सोना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों का साथ देने की। सोना सम्राट की बात पर घबराहट में बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो आपको रात के डिनर के लिए बुलाने आ रही थी, जब देखा कि आप विप्लव। सम्राट सोना की बात को बीच में काट कर बोला, शट अप, उन बेवकूफ लोगों का साथ दे रही हो तुम्हें तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी। सम्राट की बात पर सोना और ज्यादा घबरा जाती है। सोना सम्राट के सामने सर झुकाकर खड़ी हुई थी। सम्राट सोना को घूरते हुए बिस्तर पर बैठ गया। सोना अपना सिर उठाकर सम्राट को देखते हुए बोली, सुनिए। सम्राट सोना की बात पर बोला, जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। सोना छोटा सा मुंह बनाकर बोली, विप्लव अभी बच्चा है और थोड़ी मस्ती करने दो उसे, इतना तो सबको अलाउड होती है ना। उसके कार्ड्स मत छीनिए उससे। सम्राट बिस्तर से खड़ा होकर सोना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, नॉट बैड बीवी, खुद के पैर कब्र पर है और किसी और को बचाना चाहती हो। इस पर सोना 2 कदम पीछे होकर बोली, आपको जो पनिशमेंट देनी है मुझे दीजिए, लेकिन प्लीज विप्लव को कुछ मत कीजिए। सम्राट सोना को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, तुम दूसरों के लिए खुद सजा पाना चाहती हो। सोना सम्राट के सीने पर हाथ रखे अपना सिर उठा सम्राट को देखते हुए बोली, मैं सजा नहीं पाना चाहती, लेकिन वो लोग तो बस मस्ती कर रहे थे और मस्ती भी नहीं कर रहे थे। आप और मैं बात नहीं कर रहे थे ना, इसलिए आपको मना रहे थे। सम्राट अकड़ कर बोला, क्यों, तुमने अपने मुंह में दही जमा कर रखी है जो उन लोगों को मुझे मानने के लिए भेज रही हो। सोना अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैंने कहा ना आपसे, मैंने किसी को नहीं भेजा, उन लोगों ने खुद ये सब किया है। सम्राट सोना की बात पर बोला, अब तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं है, तो तुम वापी को क्यों बचाना चाहती हो। सोना कुछ देर सोचकर बोली, क्योंकि उसने ये सब मेरे लिए किया। सम्राट सोना के चेहरे को सहलाते हुए बोला, अब तुमने मस्ती कर ही ली है तो पनिशमेंट भी तो मिलना ही चाहिए ना। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपको क्या पनिशमेंट देनी है मुझे। सम्राट सोना को छोड़ देता है और एक दराज को खोलकर उसमें से एक डायरी और पेन निकालकर ला सोना के हाथ में रख देता है। सोना कंफ्यूजन में सम्राट की तरफ देखती है तो सम्राट उसे बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाकर बैठो, तुम्हारे पनिशमेंट की लिस्ट बनाते हैं। सोना सम्राट की बात पर बोली, लेकिन इतना सारा। सम्राट घूर कर सोना की तरफ देखता है तो सोना आगे आए और कोई सवाल ना करते हुए चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। सम्राट सोना के आगे घूमते हुए कहना शुरू करता है और सोना धीरे धीरे सब कुछ लिखना शुरू करती है। करीब 10 मिनट बाद सम्राट सोना के हाथ से डायरी लेकर देखता है और मुंह बनाते हुए सोना के आगे डायरी रखकर कहता है, ये क्या सोना। सोना सम्राट की बात पर बोली, आपने कहा वही लिखा है मैंने। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुम्हारी राइटिंग केकड़े की टांग की तरह आड़ी तिरछी क्यों है। सोना मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, एक तो मैंने इतनी मेहनत से लिखा और आप मेरी राइटिंग की बुराई कर रहे हो। सम्राट सोना की बात पर बोला, आर यू सीरियस, तुम्हारे इस राइटिंग से अच्छा उस गधेवापी की राइटिंग है, मैं तो अपने पैरों से ऐसी राइटिंग बना सकता हूँ। सोना बुदबुदाते हुए बोली, हाँ, खुद की तारीफ करने के लिए टैक्स थोड़ी ना लग रहे हैं, जब देखो तब नीचा दिखाना रहता है सबको। सम्राट सोना के जबड़े को पकड़कर बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं आपको सुना ही तो रही हूं, तो आपको सुनाई तो देगा ना, सोना ने सम्राट को जवाब दिया। सम्राट डायरी को सोना के गोद में फेंकते हुए बोला, ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। सोना डायरी को देखते हुए बोली, मैं आपकी सारी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर बोला, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, वरना किसी गड्ढे में गिर जाओगी।
सोना बिस्तर से उठते हुए बोली, ठीक है, मैं आज से आपके सारे पनिशमेंट लेती हूँ पिछले हफ्ते के लिए, तो डिनर के लिए चलें। सम्राट डायरी के पेपर को फाड़कर ड्रेसिंग टेबल के आईने में चिपकाते हुए बोला, अपने दिमाग में इसे बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के आंसर की तरह याद कर लो। सोना अपना सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट सोना के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ जाता है। इधर सोना सीधा किचन में जाती है तो देखती है वहां पर वैशाली भी खड़ी खाना अरेंज करने में मदद कर रही थी। सोना भी आकर उसकी मदद करने लगती है। वैशाली सोना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, बागड़ बिल्ले ने आपको कुछ कहा तो नहीं ना? सोना वैशाली की बात पर बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और तुम लोग आइंदा से बदमाशी करने से पहले एक बार पूछ लेना ताकि मैं भी साथ दे सकूं। वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब ये है कि आपको भी मजा आया? सोना हल्का हंसकर बोली, हाँ हाँ, बहुत मजा आया। पीछे से सम्राट आते हुए बोला, पनिशमेंट जब मिलेगी ना बीवी तो सारे मजे हवा में छू हो जाएंगे। वैशाली सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, हमरी दीदी को पनिशमेंट दोगे आप? हम भी देखते हैं कैसे पनिशमेंट देते हो हमरी दीदी को। सम्राट वैशाली को जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है कि सोना कहती है, आप किचन में कुछ चाहिए था आपको। सम्राट एक नज़र वैशाली को घूरने के बाद सोना से बोला, चाय में चूहे मारने की दवाई डालकर पिला दो मुझे। वैशाली सम्राट की बात पर बोली, बस इतनी सी बात हम अभी कर देते हैं, नेकी और पूछ पूछ। सोना वैशाली को घूरते हुए बोली, वैशाली चुप रहो। फिर सम्राट की तरफ देखते हुए, अंडरस्को क्या चाहिए आपको? सम्राट वैशाली को कचरे की तरह इग्नोर कर सोना को अपने पास खींच लेता है तो सोना की आंखें बड़ी हो जाती है। सम्राट सोना के जॉलाइन पर हाथ रख उसके होठों पर हल्का सा किस कर लेता है। सोना सम्राट को खुद से दूर करती है और वही वैशाली लगातार सम्राट को घूरे जा रही थी। सम्राट अपने होंठ को साफ करते हुए वैशाली से बोला, ये मेरे पनिशमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, और तुम मुझे इस तरीके से घूर क्या रही हो? क्या तुमने कभी अपने पति और मेरे भाई अमृत को चूमा नहीं है? वैशाली सम्राट की बात पर बोली, हमने बेशर्मी करना नहीं सीखा है जो हम जगह जगह छिछोरापन करेंगे। सम्राट वैशाली की बात पर बोला, छिछोरापन नहीं होगा, तुम्हारे लिए छिछोरीपन होगा, और जाओ करो, तुम्हें मना कौन कर रहा है? वैशाली घूरकर सम्राट की तरफ देखती है और सोना सम्राट के हाथ को पकड़कर कहती है, आपको जो करना था कर लिया ना, डिनर पर चलिए। सम्राट वैशाली को टीज वाली मुस्कान के साथ देखते हुए किचन से बाहर चला जाता है। वैशाली सम्राट के जाते ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हम जान से मार देंगे आपके पति को, साला हमारे सामने रोमांस दिखाने की कोशिश कर रहा है। सोना वैशाली को चुप करवाते हुए बोली, चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैशाली सोना की बात सुनकर चुप होती है और सम्राट को जी भरकर कोसने के बाद किचन से बाहर आ जाती है। इधर शोभित अपने कमरे से बाहर आता है तो अदिति से टकराते टकराते बचता है। शोभित अदिति को देखते हुए खुन्नस ने बोला, तुम हमेशा मेरे कमरे के बाहर खंभे की तरह क्यों खड़ी रहती हो? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने कहा था कि एक हफ्ते बाद मेरी माँ मिल जाएगी, और आज एक हफ्ते हो गए, तो क्या मेरी माँ मिल गई? शोभित अदिति की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिली है, और मुझे लगता कि तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिलेगी। अदिति कंफ्यूजन में शोभित को देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हो सीनियर? शोभित बिना किसी झिझक के बोला, तुम्हारी माँ शायद इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे पापा भी मर चुके हैं, इसलिए दोबारा उन लोगों का जिक्र मत करना, और वो लोग कभी। अदिति अपनी आंखों में नमी लिए शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं आपको बार बार परेशान कर रही हूँ। शोभित अदिति को देखते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोलता अदिति, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारी मॉम को हमने सब तरफ खोज लिया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। अदिति शोभित की बात पर रोते हुए बोली, आप कहना चाहते हो कि मैं अनाथ हूँ? अदिति को रोता हुआ देखकर शोभित उसके चेहरे को पकड़कर बोला, रोना बंद करो, तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी माँ का केस मैं बंद होने नहीं दूंगा, वो मिल जाएगी, लेकिन तुम रोना बंद करो। अदिति शोभित के हाथ को हटाते हुए बोली, मेरे पापा कहाँ है? शोभित अदिति के सवाल का जवाब देते हुए बोला, 2 हफ्ते पहले फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां पर तुम्हारे पिता बर्मन बंसल की मौत हो चुकी है। अदिति शोभित की बात पर बोली, अगर उनकी मौत एक्सीडेंट थी तो टीवी और न्यूज में ये बात क्यों नहीं आई? शोभित अदिति को समझाते हुए बोला, क्योंकि ये सारा न्यूज हम लोगों ने छुपा दिया था, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता अदिति, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। अदिति रोते हुए शोभित से बोली, आप लोगों ने सारी न्यूज छुपा दी, इसका मतलब आपकी फैक्ट्री में ही ये सब कुछ हुआ था?
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सीनियर, पिछले 5 सालों से मैं अपने पापा से नहीं मिली, हमेशा उनका इंतजार करती रही और आपने मुझसे ये बात छुपाई। शोभित बिना किसी भाव के बोला, मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी, मुझे बाद में पता चला और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताना चाहता था और मैंने तुम्हें बता दिया। अदिति सुबकते हुए बिना और कोई सवाल किए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित अदिति को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेता है और डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सोना इधर उधर देखते हुए शोभित से बोली, अदिति कहाँ है, कल रात को भी वो खाना खाने नहीं आई थी। तभी अदिति नीचे आती हुई नजर आती है। सोना अदिति को देखते हुए बोली, अदिति तुम कल रात को भी खाना खाने नहीं आई थी, चलो आओ नाश्ता कर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अदिति सोना की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है और मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मनाली वापस जाना है। शोभित अदिति की तरफ देखता है और विप्लव कुर्सी से खड़ा हो अदिति के पास जाकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बनी, तुम जाना क्यों चाहती हो, अभी तुम्हारी माँ की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, मेरी माँ मर गई वापी, मेरे पापा भी मर गए, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सम्राट शोभित की तरफ देखता है जो कि बिना किसी भाव के डाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ था। वही बाकी सब लोग अदिति की बात सुनकर हैरान थे। विप्लव अदिति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो, किसी ने भी तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, और अगर वो लोग नहीं हैं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ रहो यहाँ पर। अदिति विप्लव की बात पर बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, ये शहर बहुत गंदा है, यहाँ पर मैंने सब कुछ खो दिया। ये कहते हुए अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोना अदिति के पास जाओ से गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाओ अदिति, ये तो नियम है, जो दुनिया में आया है उसे जाना होता है, तुम इस तरीके से उदास नहीं हो सकती, बल्कि हालात से लड़ना सीखना होता है। अदिति सोना को गले लगा रोते हुए बोली, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों दीदी, पापा चले गए, माँ को तो छोड़ना चाहिए था ना, लेकिन भगवान ने माँ को भी छीन लिया मुझसे, इसलिए ना, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि किसी काम के नहीं है वो, माँ तो हर करवा चौथ में उपवास रहती थी ना, तो क्यों चले गए मेरे पापा। ये कहते हुए अदिति बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। सोना की आंखों में नमी तैर जाती है। रचना कुर्सी से खड़ी हो अदिति के पास जाकर उसे सोना से दूर करती है और अदिति के चेहरे को पकड़कर कहती है, रोना बंद करो, अगर भगवान ने तुम्हें हम लोगों से मिलवाया है तो शायद इसलिए कि हम तुम्हारी मदद कर सके। कहाँ जाओगी तुम, जो कुछ भी हुआ एक एक्सीडेंट था, निराश होना बंद करो, कुछ लोगों के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अदिति रचना की बात पर रोते हुए बोली, वो लोग कुछ लोग नहीं थे, मेरी पूरी दुनिया थे। माँ हमेशा ऐसे सिर पर थपथपाते हुए को कहती थी कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आते। रचना अदिति के मुंह पर हाथ रखकर बोली, रोना बंद करो, मैं कह रही हूं ना कुछ नहीं हुआ है, बिना मतलब का गला फाड़ रही हो। निर्जला रचना को देखते हुए नाराजगी से बोली, रचना तुम कैसा बिहेव कर रही हो अदिति के साथ। रचना अदिति के मुंह से हाथ हटा खड़ी होते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली और सोना कंफ्यूजन में उस हिटलर औरत को जाता हुआ देख रहे थे, जो कि हमेशा लोगों पर कटाक्ष किया करती थी, आज अदिति को समझा रही थी। अदिति अभी भी रोते हुए खड़ी थी, जिस पर सम्राट खड़ा होता है और अदिति के पास जाकर कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, अब तुम्हें यही रहना है, और उससे भी जरूरी बात, तुम्हारे कॉलेज एडमिशन की फॉर्मेलिटी में पूरी करवा दूंगा, वापी के साथ तुम कॉलेज जाओगी। अदिति सम्राट की बात पर रोते हुए बोली, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, आप सब लोग झूठे हो, आपके भाई ने झूठ बोला कि वो मेरे पापा और माँ को ले आएंगे, लेकिन कल कहा कि वो लोग मर गए हैं। शोभित डाइनिंग चेयर से खड़ा हो अदिति के सामने जा उसे डांटते हुए बोला, चुप रहो, कल से देख रहा हूं तुम्हारा ये रोना धोना, अब अगर फिर से तुम्हारे मुंह से आवाज निकली ना तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। वैशाली शोभित को घूरते हुए बोली, अब उसके अम्मा पापा मर गए हैं तो रोएगी नहीं का, सब तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं होते। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रख सकती हो क्या। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हम काहे अपना मुंह बंद करके रखे भाई, अदिति के पापा और मम्मी यहाँ पर नहीं है, उनको याद करके रो रही है, अब क्या इस घर में कोई किसी के मरने पर रो भी नहीं सकता। शोभित वैशाली की बातों को इग्नोर करते हुए अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शोभित अदिति को विला से बाहर ले जाता है।
विप्लव, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं वही कैंटीन में कुछ खा लूंगा। इतना कहकर विप्लव अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। सम्राट सोना की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी। सम्राट उसके पास जाकर बोला, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब नहीं देने वाला, और मेरा टिफिन पैक करो, मैं लैपटॉप बैग लेकर आता हूं। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली अमृत के पीछे पीछे कमरे तक आ जाती है, जिस पर अमृत इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें जो कहना है तुम कहो ना, इस तरीके से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो। वैशाली अमृत के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, अब हमको तुम बताओ कि क्या तुमको पता था, अदिति के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मुझे पता था, आफ्टर ऑल हम तीनों भाई को पता था कि अदिति के पापा इस दुनिया में नहीं है, और कल शाम को पुलिस ने कॉल करके कहा कि अदिति की मां के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन बंद कर रहे हैं। वैशाली अमृत की बात पर बोली, अदिति के पापा की मौत कैसे हुई। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों सीआईडी बन रही हो। वैशाली भी अमृत को घूरते हुए बोली, अदिति ने कहा कि तुम लोग झूठे हो, मतलब तुम्हें बेहतर तरीके से पता है कि अदिति के पापा की मौत कैसे हुई। अमृत वैशाली को इग्नोर करते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। वैशाली अमृत के बाह को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिस कारण अमृत उससे टकरा जाता है। अमृत खुद को संभालते हुए गुस्से से बोला, वैशाली ये क्या बेहुदा हरकत है, तुम अपनी बदतमीजी और गुंडापंती से कभी बाहर नहीं आओगी ना। वैशाली अमृत के गाल को अपने हाथों में भर लेती है, जिस पर अमृत हैरानी से वैशाली को देखने लगता है। वैशाली अमृत के गाल पर उंगली चलाते हुए उसके पास आकर बोली, मेरे प्यारे करेले के जूस में डूबे हुए पति, जब तुम्हारी बीवी इतने प्यार से तुमसे सवाल कर रही है तो तुम जवाब दो ना। इस तरीके से भाव क्यों खा रहे हो जैसे करेले की कीमत बढ़ गई हो। अमृत वैशाली की बात पर धीरे से बोला, बरसात चल रही है ना, करेले का भाव बढ़ गया है, आफ्टर ऑल सारे सब्जियों का भाव बढ़ गया है। वैशाली अमृत के चेहरे के थोड़ा पास जाती है तो अमृत वैशाली के होठों को देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम दूर रहो ना, वरना मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अमृत की बात पर वैशाली के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अमृत अपनी आंखें बंद करके वैशाली के होठों की तरफ बढ़ जाता है।